हेलो दोस्तों, जय श्री राम। जी। स्टोरी 360 हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ हम लेकर आते हैं देश की अनकही कहानियाँ, राज, सच और वो घटनाएं जो कभी इतिहास बन जाती हैं। चलिए आज के इस विषय पर बात शुरू करते हैं। नमस्कार। आज की हमारी पड़ताल एक ऐसे नाम पर है जिसे सुनते ही दुनिया के इतिहास का एक बहुत ही काला अध्याय आंखों के सामने आ जाता है। एडोल्फ हिटलर। बिल्कुल, एक ऐसा नाम जो तानाशाही, जंग और करोड़ों मौतों का प्रतीक बन चुका है। सही बात है। तो आज हम जिन स्रोतों को खंगाल रहे हैं वो एक बहुत ही गहरा सवाल पूछते हैं। सवाल ये है कि क्या हिटलर जन्म से ही एक राक्षस था या फिर वक्त और हालात ने उसे वैसा बना दिया। ये नेचर वर्सेस नर्चर वाली बहस है और हिटलर के मामले में ये और भी ज्यादा पेचीदा हो जाती है। हाँ, और इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारे पास एक स्क्रिप्ट है जो हमें उसके सफर पर ले जाएगी, एक नाकामयाब कलाकार से दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाह बनने तक का सफर। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की परतें खोलना शुरू करते हैं और स्रोत हमें सबसे पहले ले जाता है उसके बचपन में, जहां एक बहुत ही अलग तस्वीर दिखती है। हाँ बिल्कुल, 1889 ऑस्ट्रिया। और यहाँ जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आती है वो ये है कि इस बंदे का शुरुआती सपना एक पेंटर बनने का था। एक पेंटर? ये बात जितनी बार भी सुनो अजीब लगती है ना? है तो। और ये कोई बस शौक नहीं था। उसने वियना की, जो बहुत ही प्रतिष्ठित एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स है, वहां दाखिले की बाकायदा कोशिश की। एक बार नहीं? नहीं, एक बार नहीं, 2 बार। और दोनों बार उसे रिजेक्ट कर दिया गया। 2 बार? ये तो किसी भी नौजवान के हौसले को तोड़ने के लिए काफी है। बिल्कुल। और यहाँ पर यह सोचना दिलचस्प है कि ये जो असफलता थी, ये जो रिजेक्शन था, इसका एक इंसान के मनोविज्ञान पर क्या असर पड़ता होगा। स्रोत इस बारे में कुछ बताता है कि उसे रिजेक्ट क्यों किया गया? क्या वो बस एक बुरा कलाकार था? ये बहुत ही जरूरी सवाल है। स्रोत के मुताबिक उसे सिर्फ इसलिए नहीं निकाला गया कि उसकी पेंटिंग्स खराब थीं, बल्कि एकेडमी को लगा कि उसकी कला में इंसानी चेहरे नहीं हैं, बेजान हैं। बेजान? हाँ। और दूसरी बात ये कि उसका स्टाइल, उसकी सोच पुरानी पड़ चुकी थी। वो उस वक्त के मॉडर्न आर्ट से, नई सोच से एक तरह से नफरत करता था। तो ये सिर्फ एक कला की नाकामी नहीं थी, ये उसकी पूरी विचारधारा का रिजेक्शन था। बिल्कुल। और इस नाकामी के बाद क्या हुआ? गरीबी, अकेलापन। स्रोत बताता है कि वियना की सड़कों पर वो बेघर रहा, पोस्टकार्ड पेंट करके गुजारा करता था। तो ये जो कड़वाहट है, ये जो गुस्सा है कि दुनिया ने मुझे स्वीकार नहीं किया, हाँ। वो शायद यहीं से पनपना शुरू हुआ। हाँ, और शायद वो अपनी पहचान और ताकत कहीं और ढूंढने लगा। और फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। कला में तो वो फेल हो गया, तो उसने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। 1914, पहला विश्व युद्ध। हाँ, वो जर्मन सेना में शामिल हो गया, जैसे उसे जिंदगी का एक नया मकसद मिल गया हो। एक ऐसा मकसद जहां उसे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं थी, है ना? सही बात है। लेकिन 1918 में जर्मनी युद्ध हार गया, और ये हार देश के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका थी। बहुत बड़ा। स्रोत के मुताबिक देश सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी टूट चुका था। यहाँ पे बड़े परिदृश्य को समझना जरूरी है। वर्साई की संधि ने जर्मनी पर इतना कर्ज लाद दिया था कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बैठ गई। और वो हाइपर इन्फ्लेशन वाली बात तो अविश्वसनीय है। हाँ, कि लोग नोटों की गड्डियों से अपने घर गर्म कर रहे थे क्योंकि लकड़ी खरीदना ज्यादा महंगा था। सोचिए जरा। जब किसी देश में ऐसी निराशा और ऐसा गुस्सा होता है तो वो माहौल उग्र विचारधाराओं के लिए एक तरह से जमीन तैयार कर देता है। लोग एक मसीहा ढूंढने लगते हैं, कोई जो उन्हें इस सब से बाहर निकाल सके। और उन्हें एक बलि का बकरा भी चाहिए होता है, कोई जिसे वो अपनी सारी मुसीबतों के लिए जिम्मेदार ठहरा सकें। और इसी माहौल में, जैसा कि स्रोत बताता है, हिटलर ने एक छोटी सी राजनीतिक पार्टी ज्वाइन की, नाजी पार्टी। हाँ, और ये उसके लिए अपने गुस्से और अपनी महत्वाकांक्षा को एक दिशा देने का जरिया बन गया। यहाँ से चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं। स्रोत बताता है कि हिटलर ने 3 चीजों का इस्तेमाल किया। शक्तिशाली भाषण। हाँ, आक्रामक राष्ट्रवाद और जनता के गुस्से को एक दिशा देना। बिल्कुल। उसने लोगों को महान जर्मन नस्ल का सपना दिखाया और अपनी सारी समस्याओं के लिए एक दुश्मन दे दिया, यहूदी। और ये रणनीति, दुख की बात है कि बहुत कामयाब रही। प्रोपोगंडा का जबरदस्त इस्तेमाल, रैलियां, पोस्टर, स्वास्तिक जैसा प्रतीक। और फिर आया 1933,
एडोल्फ हिटलर लोकतांत्रिक चुनावों के जरिए जर्मनी का चांसलर बन गया ये बात आज भी लोगों को हैरान करती है। एक लोकतंत्र ने ही एक तानाशाह को चुना। और सत्ता में आते ही उसने सबसे पहले लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया। हाँ, प्रेस की आजादी खत्म, सारे राजनीतिक दल बैन और विरोधी या तो जेल में या फिर खत्म। जो बात यहाँ हैरान करती है वो है इस बदलाव की रफ्तार। मतलब महीनों के अंदर एक लोकतंत्र तानाशाही में बदल गया। ये दिखाता है कि उसका इरादा शुरू से ही कितना साफ था। और ये एक जरूरी सवाल भी है कि कोई समाज इतनी जल्दी तानाशाही की तरफ कैसे जा सकता है। शायद जब संस्थाएं कमजोर हों और जनता भावनाओं में बह जाए तो कुछ भी हो सकता है। सत्ता पर कब्जा करने के बाद दुनिया ने हिटलर का सबसे भयानक रूप देखा। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। हाँ, पोलैंड पर हमला। और फिर तो जैसे पूरा यूरोप आग की लपटों में घिर गया। लेकिन स्रोत हमें एक और भी भयानक सच्चाई की ओर ले जाता है, जो युद्ध से भी मतलब कहीं ज्यादा खौफनाक थी। हॉलोकॉस्ट। स्रोत इसे मानव इतिहास का सबसे काला अध्याय कहता है और इसे परिभाषित करता है लाखों यहूदियों और अन्य निर्दोष लोगों की व्यवस्थित हत्या के रूप में। यहाँ ये जो शब्द है व्यवस्थित हत्या या सिस्टमैटिक मर्डर, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये कोई अचानक हुई हिंसा नहीं थी। ये एक क्या कहते हैं सोची समझी, योजनाबद्ध और सरकारी मशीनरी के जरिए की गई सामूहिक हत्या थी। मतलब ये एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस था। बिल्कुल, इंडस्ट्रियल प्रोसेस। नफरत का औद्योगिकरण, कानून बनाए गए, लोगों की पहचान की गई, उन्हें जानवरों की तरह ट्रेनों में भरकर कैंप्स तक ले जाया गया और फिर गैस चेंबरों में मार दिया गया। ये सोचना भी डरावना है कि डॉक्टर, इंजीनियर, ब्यूरोक्रेट, पढ़े लिखे लोग इस मशीन का हिस्सा थे। हाँ, क्योंकि उस प्रोपेगेंडा ने एक पूरे समुदाय को इंसान के दर्जे से ही गिरा दिया था। वो अब इंसान नहीं, सिर्फ एक नंबर थे, एक समस्या थी जिसे सुलझाना था। ये बर्बरता की इंतहा है। बिल्कुल। तो अब हम कहानी के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। साल था 1945। हाँ, युद्ध का रुख पलट चुका था। सोवियत संघ, अमेरिका और ब्रिटेन की ताकत जर्मनी पर भारी पड़ रही थी और सोवियत सेना बर्लिन तक पहुंच चुकी थी। स्रोत उस आखिरी मंजर को बयां करता है। अप्रैल 1945, बर्लिन खंडहर बन चुका है और हिटलर जमीन के नीचे अपने बंकर में छिपा है। सोचिए, उस आदमी की मानसिक हालत, जिसने पूरी दुनिया पर राज करने का सपना देखा था, वो अब एक कंक्रीट के बंकर में कैद है। और बाहर उसकी बनाई हुई दुनिया ही तबाह हो रही है। और आखिरकार 30 अप्रैल 1945 को जब उसे समझ आ गया कि हार तय है, उसने आत्महत्या कर ली। एक तानाशाह का अंत और उसके साथ एक भयानक युग का भी अंत हुआ। तो इस पूरी कहानी का, इस पूरी पड़ताल का निचोड़ क्या है? हमने देखा कि कैसे एक असफल कलाकार दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाह बन गया। हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरू किया था। क्या वो पैदाइशी आता हुआ था या हालात ने उसे ऐसा बनाया? देखिए, स्रोत इसका कोई सीधा जवाब तो नहीं देता और शायद हो भी नहीं सकता, लेकिन वो हमें सोचने के लिए कुछ इशारे जरूर देता है। जैसे कि शायद वो पैदाइशी तौर पर बुरा नहीं था, लेकिन उसके अंदर जो नाकामी और गुस्से का बीज था, उसे पहले विश्व युद्ध के बाद के जर्मनी के हालात ने मतलब खाद पानी दे दिया। तो उसकी निजी कड़वाहट को जब देश की सामूहिक कड़वाहट का साथ मिला तो वो एक विनाशकारी ताकत बन गई। बिल्कुल। इसलिए ये कहानी सिर्फ हिटलर की नहीं है, ये एक चेतावनी है। इस चेतावनी किस बारे में? इस बारे में कि जब नफरत और अंधा राष्ट्रवाद एक साथ मिल जाते हैं तो उनमें पूरी दुनिया को तबाह करने की क्षमता होती है। ये इस बात की चेतावनी है कि जब तर्क पर भावनाएं हावी हो जाती हैं तो क्या हो सकता है। और स्रोत एक बहुत ही मतलब चुभने वाले सवाल के साथ खत्म होता है। वो लिखता है कि सवाल ये नहीं है कि हिटलर कौन था, असली सवाल ये है कि क्या हम इतिहास से सीख रहे हैं। और यही सवाल हम श्रोताओं के लिए भी छोड़ना चाहेंगे। बिल्कुल। ये सब जानने के बाद कि कैसे एक आदमी ने जनता के गुस्से का इस्तेमाल कर दुनिया को विनाश के कगार पर पहुंचा दिया, क्या आज की दुनिया में हम उन शुरुआती संकेतों को पहचानने में सक्षम हैं? मतलब जब कोई नेता समाज को हम और वो में बांटता है या किसी एक समुदाय को सारी समस्याओं की जड़ बताता है, तो क्या हमारे दिमाग में खतरे की घंटी बजती है? इतिहास हमें जवाब नहीं देता, वो हमसे सवाल पूछता है और जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होता है।